नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ हैं प्रेम कुमार जी। वैसे तो हम हर बार अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, लेकिन आज जिस विषय पर बात करने के लिए आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम कुमार जी ने जो आकलन किया है उसके हिसाब से इंडिया जीत रही है। और सबसे बड़ी बात कि एनडीए बहुमत से बहुत 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 दूर है। तो आज सीधी बात प्रेम कुमार सर के आकलन पर करेंगे कि उनका आकलन क्या कहता है। एनडीए और इंडिया कितनी सीटें लेकर के आ रहे हैं, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि मोदी रहेंगे या जाएंगे। बिना देर किए सीधे प्रेम कुमार सर के पास चलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके आकलन ने तो भूचाल ला दिया है, क्या कहेंगे? जी, बहुत चलिए बहुत शुरू धन्यवाद। करते हैं सर। देखिए, ऐसे तो आंकड़े जानने की सबको इच्छा है, सब जानना हम्म। चाहते हैं कि क्या हो रहा है, सरकार रहेगी कि जाएगी। तो हम्म। इस बार रहेगी और जाएगी में कोई तीसरा नहीं है, या तो इंडिया हम्म। आएगी या तो एनडीए रहेगी, यही सिचुएशन है। हम्म। बस आमने हम्म। सामने की लड़ाई है। अब इसलिए उत्सुकता ज्यादा है। तो चूंकि पूरे परिदृश्य में दावे दोनों तरफ से बढ़ चढ़कर किए जा रहे हैं, तो जनता भी कंफ्यूज है और जानना चाहती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम्म। तो एक बात समझना होता है कि जनता का मूड किधर है, इधर है बिल्कुल या सही बात। उधर है। तो मूड हम्म। अगर आप समझते हैं तो मूड को फिर भांपना और अंदाज लगाना, तो अंदाज लगाने में कोई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसकी दिशा जो है वो सही रहनी चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि इस बार के चुनाव में जो पहले तो थोड़ी सी परिस्थितियां समझना बहुत जरूरी है कि फर्क क्या है 2019 में 2024 में। हम्म। देखिए, हम्म। मोटे मोटे फर्क देखें, इस बार राष्ट्रवाद जैसा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि लोग बढ़ चढ़ करके सत्ताधारी दल के पक्ष में वोट करें। हम्म। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि लाभार्थी वर्ग बहुत माना जाता था, बाद में चिन्हित किया गया कि लाभार्थी वर्ग नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में लाता है। लेकिन इस हम्म। बार लाभार्थी वर्ग पर बहुत जबरदस्त तरीके से डेंट लगाया है विपक्षी दलों ने और कांग्रेस के हम्म। मैनिफेस्टो ने। और 5 किलो के बदले 10 किलो राशन देने की वाली बात हो, नौकरी, महिला, तमाम चीजें अभी हम दोहराना नहीं चाहते। तो उसने लाभार्थी वर्ग में भी एक डेंट लगाया है। तीसरा है कि एक उम्मीद जगाई है कि हम आएंगे तो ये चीजें करेंगे। और चौथी बात है कि एक डर पैदा हुआ है इस वर्तमान सरकार के इसको लेकर के, जो उनके नेताओं ने कहा था कि हम 400 पार की सीटें लाएंगे। और 400 पार जब सीटें लाएंगे तो उससे ये होगा कि उनका जो संविधान बदलने की कोशिश है उस पर वो अमल करते दिखेंगे, ऐसा जनता को लगा। और एक डर गया कि संविधान बदलेगा तो आरक्षण चला जाएगा, तो हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये सारी बातें हुई। तो इसको देखते हुए ये एक फर्क दिख रहा है 2019 और 2024 में, ये बड़ा फर्क दिख रहा है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है इसके सर। अलावा जो एनडीए के का घटक मजबूत दल था शिवसेना और जेडीयू, जेडीयू दोबारा जरूर आ गया वापस एनडीए में, लेकिन बहुत कमजोर होकर के वापस आया। और दूसरा शिवसेना जो उससे अलग हुआ वो बहुत मजबूत होकर के विपक्ष में खड़ा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसके अलावा अकाली दल दूर हुआ, और जो किसान आंदोलन और इन कारणों से जो पंजाब, हरियाणा आसपास के क्षेत्रों में बहुत बड़ा एंटी बीजेपी माहौल बना हुआ है, ये सारी चीजें जो 2019 से अलग हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ फिर? इस बीच और एक बात महत्वपूर्ण है कि दक्षिण के राज्य में कांग्रेस ने 2 स्टेट में वापसी की, कर्नाटक और तेलंगाना में। तो इन स्टेट्स में वापसी से ये हुआ कि कांग्रेस दक्षिण में थोड़ी मजबूत होती दिख रही है, तेलंगाना में अच्छा परफॉर्म करेगी, कर्नाटक में अच्छा परफॉर्म करेगी, कर्नाटक बीजेपी लूज करती दिख रही, ये सारी चीजें हुई। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, ये कम से कम 3 ऐसे स्टेट हैं जहां बीजेपी को नुकसान एनडीए के तौर पर ज्यादा होता दिख रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी एनडीए, चूंकि इंडिया गठबंधन बना तो इंडिया गठबंधन का इंपैक्ट यहां दिख रहा है। ये 3-4 स्टेट है, बाकी जगहों पर कांग्रेस से सीधी उनकी फाइट है। तो कांग्रेस से को देखते हुए ये है कि हम मान रहे हैं कि ये लड़ाई जो पूरी तरह से आमने सामने का हो गया है। और आमने अच्छा सर,
क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि हमारे दर्शक भी इस वक्त पर सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं कि प्रेम कुमार सर का सीधा आकलन क्या है। हम राज्यवार सीटों, अगर राज्यवार चलने की कोशिश करें, कितनी सीटें आ रही हैं। सबसे पहला जो आपके आकलन के अनुसार, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आपका आकलन क्या कह रहा है प्रेम कुमार सर? उत्तर प्रदेश, देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ 80 सीटें हैं और 80 सीटों में हमने जो यहाँ आकलन लगाया है वो ये है कि बीजेपी लीड करेगी निश्चित रूप से। 48 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं और 32 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही हैं। इसका मतलब यह है कि पिछली दफा बीजेपी को 62 सीटें अगर मिली थी, एनडीए को अगर 64 मिली थी, तो 64 में 48 घटाइए तो 16 सीटों का सीधे नुकसान होता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को और पूरे कुनबा को उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप ये देखिए 38 सीटें इसमें समाजवादी पार्टी रिवाइव कर रही है, कांग्रेस रिवाइव कर रही है और हाँ, निश्चित रूप से बीएसपी के कॉस्ट पर ऐसा हो रहा है। तो ये आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा क्यों है अगर जाएंगे तो वो सारे फैक्टर्स के अलावा जो दलितों का फैक्टर है, एसटी का फैक्टर, एससी एसटी और निचले तबके ओबीसी का जो ईबीसी है जिसको बोलते हैं या मोस्ट बैकवर्ड कास्ट बोलते हैं, वो तबका जो है कांग्रेस और एनडीए की तरफ यूनाइट हुआ है। मुस्लिम पूरी तरह से यूनाइट हुए हैं और इसके अलावा बीजेपी के भीतर अंदरूनी संघर्ष है। अच्छा प्रेम कुमार सर, करें वगैरह वगैरह, ये आंकड़े क्यों आ रहे हैं इस पर हम दूसरे टर्म में चलेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले सिर्फ आंकड़ों पर चलते हैं, राज्यवार आकलन करते हैं। ये बताइए महाराष्ट्र में सर। देखिए महाराष्ट्र यहाँ 48 सीटें हैं और 48 सीटों में ऐसे तो हमने अनुमान रखा है कि 38 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं, 38 सीटें, और एनडीए को कुल मिला के 10 सीटें हमने रखी है। लेकिन मेरा अनुमान है कि 10 सीटें भी शायद न आए, क्योंकि कई डायसी सीटें हैं जिसको हमने एनडीए के फेवर में रखा है, तब जाकर के 10 सीटें उसकी पूर रही हैं, क्योंकि एक तरफा आंधी जो है वो महाराष्ट्र में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी, इवन हम कहेंगे जो अजित पवार की पार्टी है उनको एक भी सीट नहीं मिल रही है। शिंदे जी को 2 सीट मिल सकती है, एक उनके बेटे वाली सीट है, एक और सीट है। इसके अलावा जो बीजेपी है, बीजेपी को 5-6 इससे ज्यादा सीटें मिलती नहीं दिख रही है। तो हमें 10 का आंकड़ा बमुश्किल पहुंचता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल सर, पश्चिम बंगाल में देखिए 42 सीटें हैं। 42 सीटों में पिछली बार बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार चूंकि त्रिकोणात्मक संघर्ष भी है और भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार कमजोर हुआ है, इस वजह से उसकी सीटें 18 से घटकर सीधे 10 पर आती दिख रही हैं। हमें लगता है 10 सीटें बीजेपी को आ जाएंगी। यहाँ उतना कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है जितना महाराष्ट्र में है। मुझे पश्चिम बंगाल में 10 सीटें आती हुई दिख रही हैं स्पष्ट तौर से। और इंडिया गठबंधन को? इंडिया गठबंधन को बाकी 32 सीटें हैं, क्योंकि वहां अपोजिट खिलाफ में लड़ करके भी, टीएमसी के खिलाफ लड़ करके भी ये लोग इंडिया गठबंधन ही तो है, इसलिए हमने सबको क्लब करके दिखाया, इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया है। बिहार सर, बिहार में काबा, बिहार में 40 सीटें हैं। 40 सीटों में पिछली बार 39 बीजेपी ने, पूरे एनडीए गठबंधन ने जीता था, जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर के। इस बार जो स्थिति है कि 25 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी और 15 सीटों पर बीजेपी, जेडीयू और सारे लोग रहेंगे। इसमें बीजेपी का अपना फिगर शायद बमुश्किल 10 पहुंच जाए, उसी तरीके से जैसे महाराष्ट्र में पहुंचता दिख रहा है। महाराष्ट्र में तो अपना 10 पहुंचेगा भी नहीं, सब एनडीए लेके पहुंचेगा, लेकिन बिहार में अपनी बीजेपी की 10 सीटें पहुंच सकती हैं, बाकी सब मिला के 15 सीटें होंगी, क्योंकि जेडीयू और इनके अलायंस बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा सर, बिहार में ऐसा इतना बड़ा भूचाल क्या आ गया है? अब तो नीतीश कुमार, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार कमजोर होकर इनके साथ आए हुए हैं? हाँ, तो नीतीश कुमार जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव उनका बहुत कमजोरी से लड़ रहे हैं। एलजेपी और जेडीयू की दुश्मनी बनी हुई है, दोनों एक दूसरे को हराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी को लगता है कि जेडीयू अगर मजबूत होकर के आगे आएगा तो आने वाले समय में स्टेट लेवल पर उनको दिक्कत होगी, क्योंकि नीतीश कुमार महत्वाकांक्षी रहे, हमेशा उनको सीएम बनाना पड़ता है, तो कार्यकर्ता मैच नहीं कर पा रहे, पूरा हमेशा उनको गालियां देते रहते। इस बार सिंक नहीं हुआ है, बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता मिल करके चुनाव ऐसे नहीं लड़ पा रहे।
एक तो ये पहलू है, दूसरा है तेजस्वी यादव ने जो रोजगार का सपना दिखाया है वो बहुत काम कर रहा है, रोजगार बढ़ चढ़ करके बोल रहा है। यही कारण है कि इवन राहुल गांधी वहां झांकने भी नहीं जा रहे हैं, सब तेजस्वी के भरोसे छोड़ा हुआ है, जबकि नरेंद्र मोदी 3-4 बार यात्राएं कर चुके हैं और भी आगे यात्रा करने वाले हैं। तो ये इतना इतना ऐसा टर्फ हो गया है जहां नरेंद्र मोदी जी को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। सर तमिलनाडु में 39 सीटों पर क्या होगा? तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी ने जरूर अपनी अपनी कोशिशें की, सक्रियता बढ़ाई, अन्नामलाई के नेतृत्व में प्रचार किया। बहुत लोगों को लगता है कि अन्नामलाई अपनी सीट जीत जाएंगे, लेकिन अन्नामलाई अपनी सीट नहीं जीत रहे हैं और यही एकमात्र उम्मीद थी। और इसके अलावा एआईएडीएमके का संगठनात्मक रूप से बहुत नुकसान हो चुका है, टूटने के बाद में वो खड़ी नहीं हो पा रही है, उसी की जगह लेने की बीजेपी कोशिश कर रही है। वोट बैंक तो जरूर बढ़ेगा, अलग अलग क्षेत्रों में आपको वोट प्रतिशत में सुधार दिखेगा बीजेपी का, लेकिन ये एक भी सीट बीजेपी जीत नहीं पाएगी तमिलनाडु में, क्योंकि ये गठबंधन बहुत एक भी नहीं, शून्य। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो कह रहा हूँ सबसे ज्यादा उम्मीद वाली इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी ने साउथ नॉर्थ बहुत किया और लगातार किया। तो उस समय हो सकता है जो तमिलनाडु के नेता ने जो बातें सनातन को लेकर की और उससे पूरे देश में हो सकता है नुकसान इंडिया गठबंधन को हुआ हो, लेकिन तमिलनाडु में तो जबरदस्त फायदा हुआ। तो तमिलनाडु में ये गठबंधन ऐसे भी मजबूत है, सत्ता में है, ऑपोजिशन है ही नहीं, तो ऑपोजिशन स्टैंड ही नहीं कर पा रहा है तमिलनाडु में कि वो कोई सीट निकाल सके। अच्छा सर, मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ है और हमें लगता है सबसे बेहतर परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में ही बीजेपी का दिख रहा है। इसमें इंडिया गठबंधन के लिए हमने 5 सीटें जोड़ी हैं, लेकिन ये 5 सीटें बमुश्किल 5 सीटें होंगी। ऐसा नहीं है कि 5 से 6 हो जाए, वो 4 भी हो सकती हैं, लेकिन ये यहाँ बीजेपी बहुत स्ट्रांगली लड़ रही है। जैसे कमलनाथ के बेटे जीत जाएंगे, ग्वालियर की सीट फंसी हुई है, इस तरीके से हम देखें कई सीटें हैं, इंदौर तो वो पहले ही जीत चुके हैं। तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में बीजेपी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखेगा जी। कर्नाटका सर? कर्नाटक में 28 सीटें हैं। इसमें ये माना जा रहा था, कई लोग आज भी बोलते हैं कि आधे आधे हो सकते, लेकिन नहीं, कर्नाटक में बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म किया है कांग्रेस ने। और खास करके रेवन्ना वाले प्रकरण के बाद जब दूसरे चरण का चुनाव हुआ है तब ये और एक तरफा हो गया है। पहले 50-50 चल रहा था, लेकिन उसके बाद और एक तरफा हो गया। और ओवरऑल जो फिगर हम देख पा रहे हैं वो 22 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं और एनडीए को 6 सीटें मिल सकती हैं। 22-6-28 होता है। चूंकि शहर की भी सीटें और दक्षिण कर्नाटक की भी सीटें जो बीजेपी का गढ़ होती थी, वहां भी बीजेपी इस बार सीटें निकालने में उनको दिक्कत आ रही है। सर गुजरात की 26 सीटों में क्या होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट? देखिए गुजरात में भी लगभग मध्य प्रदेश जैसे हालात हैं कि गुजरात बीजेपी का एक तरह से गढ़ है। 26 में 26 सीटें लगातार 2 चुनावों में जीती हैं। तो इस बार भी जो है 3 सीटें हमने अधिकतम रखी है, चूंकि गठबंधन में है, आम आदमी पार्टी के भी चांसेस बन रहे हैं 3 मिल करके। लेकिन हो सकता है कि 3 ना भी हो, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 या 3 सीटें मिल सकती है। एक तो आकलन करने में हमारा ये आधार होता है कि जहां जिस पार्टी में, मान लीजिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी कमजोर दिख रही है, तो अगर जहां एकदम कांटे की टक्कर है तो हम महाराष्ट्र में 1 सीट या 2 सीट बीजेपी के पक्ष में जोड़ लेते हैं। जो कि कांटे की टक्कर है तो उनको ही लाभ देना चाहिए जो कमजोर है। तो उस हिसाब से मैंने इधर गुजरात में भी विपक्ष में चूंकि इंडिया गठबंधन कमजोर है, तो जहां कांटे की टक्कर है वहां हमने इंडिया गठबंधन के पक्ष में देखा है, इसलिए हम 3 बता रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी बहुत स्ट्रांग है जी। बिल्कुल झाड़ू लगाई थी पिछली बार गुजरात में, और इस बार आपने 3 सीटें इंडिया को दी है और 23 आपने बताया एनडीए की। अब सर राजस्थान की 25 सीटों में क्या हो रहा है? राजस्थान में देखिए 25 में एकदम बराबरी का मुकाबला है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस और चूंकि गठबंधन में है, इस बार बेनीवाल जी भी हैं, आदिवासी पार्टी भी है, तीनों मिल के लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये सीट बराबरी की है, 12 कांग्रेस और 13 बीजेपी। 13 बीजेपी को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कई सीटें कांटे की हैं और हमें लगता है कि कांटे की कुछ सीटें हमने कांग्रेस को दी है तो कुछ बीजेपी को दी है। उसमें एज लेती हुई बीजेपी नजर आ रही है, तो वो 13 सीट सकती है। हो सकता है कि 14-11 हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर सर राजस्थान में क्या है?
राजस्थान में सबसे बड़ा फैक्टर हम देखें तो वसुंधरा राजे का इस्तेमाल नहीं होना, राजपूतों का विरोध होना, मीणा गुर्जर जाति का कई सीटों पर अच्छा तालमेल होना, सचिन पायलट का मजबूती से चुनाव लड़ना, सामने आना, और एक आध सीट तो ऐसे ही कस्बा में जैसे बीजेपी के सांसद इधर आ गए तो उनका इंडिविजुअल प्रभाव है, तो वो उस तरह की सीटें एक आध इनको फायदा मिल रहा है। और ओवरऑल कुल मिला के जो एक भजन लाल शर्मा को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, तो निराशा हुई, भजन लाल शर्मा की रैली में या रोड शो में लोग भी नहीं जुटते, तो ये एक निराशा, क्या दिल्ली से राजस्थान की सरकार चलेगी कि आप पर्ची से निकाले को मुख्यमंत्री बना दें, तो एक नेगेटिव हवा बन गई है बीजेपी के लिए, इसलिए राजस्थान में ऐसा दिख रहा है। आंध्र प्रदेश सर, आंध्र प्रदेश की सियासत में देखिए चुनौती देने का काम जरूर टीडीपी और बीजेपी के गठबंधन ने किया है, और इसमें मुख्य मुकाबला उन्हीं से है, जगन मोहन रेड्डी से ही है, लेकिन वो चूंकि इंडिया और एनडीए में नहीं है तो उनका जिक्र इसमें हमने नहीं किया है, आप रेस्ट को आप उधर ही मान लीजिए। लेकिन आंध्र प्रदेश में जो 2 सीटें हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, बाकी 7 सीट टीडीपी और बीजेपी अलायंस को मिल सकती है, 7 और 2 9 होता है, और बाकी सीटें जो बच आंध्र प्रदेश में 25 में तो 16 सीटें बचती हैं, वो 15-16 सीटें जगन मोहन रेड्डी को जाएंगी। और इंडिया गठबंधन की जो 2 सीटें हम देख रहे हैं वो 2 सीटें भी बहुत मुश्किल देख रहे हैं, एक तो शर्मिला रेड्डी जीत सकती हैं, और इसके अलावा 2 से 3 सीटों पर अच्छी टक्कर दे रही है, तो हमें लगता है कि एक और सीट जीत सकती है। ये स्थिति है इंडिया गठबंधन की, वहां कमजोर स्थिति है, मुख्य मुकाबला जगन मोहन रेड्डी और एनडीए अलायंस के बीच। एनडीए अलायंस का। ओडिशा सर, उड़ीसा में भी ये 3 पार्टियां, कांग्रेस की उपस्थिति बहुत कम है, मेन बीजेडी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, और बीजेडी एक तरह से एक समय तो ऐसा भी आया था कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अलग अलग लड़ रहे हैं, और हमें लगता है कि ये बहुत मुकाबले में बीजेडी आगे है काफी, और बीजेपी इस बार उनकी सीटें 7 आ सकती हैं, और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के लिए उसके खाते में जा सकती हैं। तो जो झारखंड से सटी हुई सीटें हैं वहां पर बीजेडी का परफॉर्मेंस, बीजेपी का परफॉर्मेंस थोड़ा दिखता है आसपास। अच्छा, तेलंगाना सर, तेलंगाना में चूंकि कांग्रेस की सरकार बनी है और 17 सीटें वहां लोकसभा की हैं, पिछली बार तो बीजेपी 4 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार भी बीजेपी अपनी सीटें शायद संख्या में बचा ले, अपनी जीती हुई सीट के अलावा कुछ जीत जाए कुछ हार जाए, लेकिन संख्या 4 ही रहने वाली है। सबसे ज्यादा नुकसान बीआरएस को हो रहा है, उसकी जगह लेती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी, जो कि 12 सीटों पर जीत सकती है। केरल में देखिए 20 सीटें हैं, यहाँ अलग अलग करके बांटने का मतलब नहीं है, चूंकि सेंटर में इंडिया गठबंधन एक होगी, वहां बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतेगी। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी का खाता खुल सकता है, लेकिन ऐसे कोई आसार बीजेपी के लिए नहीं है केरल में, या तो कांग्रेस या तो सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टियां, ये इन्हीं के सीट है, 20 में 20 सीटें, इसमें बिल्कुल एंट्री बीजेपी के लिए नहीं है। अच्छा, झारखंड सर, झारखंड बहुत जबरदस्त फील्ड है, जहां पर कि मुकाबला बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ भी आप मान सकते हैं, लोकसभा चुनाव में भी दिखा था। मेरे ख्याल से 9 सीटें वो जीती थी पिछली बार, जहां तक मुझको ध्यान आता है, 14 में 9 जीती, 9-5 था। हाँ, तो इस बार जो स्थिति है कि बीजेपी लूज करेगी, दोनों इक्वल सीटें 7-7 सीटें जीत सकती हैं, और इसका कारण अच्छा, बराबर पर रहेंगे एनडीए और एनडीए, बराबर 7-7। जी, क्योंकि बीजेपी का शहर वाली सीटों पर बहुत प्रभाव होता है, और अच्छा होल्ड है झारखंड में, तो हमें लगता है फिर भी जेएमएम ने अपने आप को रिवाइव किया है, आदिवासी वोटरों के बीच में जेएमएम मजबूत हुआ है, और एक कल्पना सोरेन वोट मांग रही है, हेमंत सोरेन जेल में है, तो इन कारणों से, और कांग्रेस के साथ अलायंस है, तो कुल मिला के 7-7 सीटें हम दे रहे हैं दोनों ही गठबंधन को। सबसे बड़ा फैक्टर सर क्या है झारखंड में इस वक्त? तो सबसे बड़ा फैक्टर हेमंत सोरेन हो गए हैं। अच्छा, बीजेपी करप्शन लेकर के उसी हेमंत सोरेन को मुद्दा बनाए हुए हैं, तो हेमंत सोरेन के लिए ये मुद्दा है कि भाई आदिवासी ही क्यों जेल में रहेगा,
आज फिर से उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है, तो हम्म। वो भावना मजबूत होती है ना कि आदिवासी है तो आप जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल छूट जाएंगे तो हेमंत सोरेन क्यों नहीं छूटेंगे, इस तरह से लोग देखते हैं। आज हमारे पत्रकार में से ही एक साथी ने कभी कह दिया था कि आदिवासियों को जंगल में ही रहना चाहिए, तो उसकी भी बहुत प्रतिक्रिया हुई थी लोगों में कि ये जो दीकू लोग हैं, यानी गैर आदिवासी बाहर के लोग, ये आदिवासियों को आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते, तो इस तरह की फीलिंग स्ट्रांग हुई है। ये बहुत बड़ा कारण है जी। पंजाब में 13 सीटें हैं और 13 सीटों में चाहे इंडिया के दोनों पार्टियां, या तो कांग्रेस जीते या आम आदमी पार्टी जीते, अकाली दल या बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं है। हालात तो ये हैं कि वहां बीजेपी की रैली तक नहीं हो पा रही है, नाम लेवा तक नहीं है, ये स्थिति है। अकाली दल खामियाजा भुगत रही है एनडीए में रहने का। किसान आंदोलन के दौरान उनको जरूर सत्ता छोड़नी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद जनता की नाराजगी कम नहीं हुई है और वहां अकाली दल का भी कोई बमुश्किल एक सीट या बहुत अधिक हो तो 2 भी जीत सकती है, लेकिन मैं एक ही सीट देख रहा हूँ जी। सबसे बड़ा फैक्टर सर क्या है पंजाब में? पंजाब में किसान आंदोलन सबसे बड़ा फैक्टर है। बीजेपी के लिए जो उनको एंट्री नहीं मिल रही है पूरे अपोजिशन अलायंस को, और आम आदमी पार्टी चूंकि सरकार में है और कांग्रेस सरकार में थी, इसलिए यही सत्ता और यही विपक्ष है। और यहाँ भी अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो बराबरी का मुकाबला है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में लगभग बराबरी का मुकाबला है। 13 में 7 में 6, 8, 5 इस तरह से रिजल्ट आएंगे। छत्तीसगढ़ 11 सीटें हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ का नेचर झारखंड से मिलता जुलता है, यहाँ भी हम बराबरी की टक्कर देख रहे हैं। बराबरी की टक्कर में बीजेपी को हम एज दे रहे हैं कि 1 सीट उसको ज्यादा रहेगा और 5 सीटें कांग्रेस के पास रहेंगी, और कांग्रेस को लाभ होगा पिछले चुनाव के मुकाबले। और इसका कारण है कि सत्ता में भी रही है, पार्टी संसाधनों से भी वहां युक्त है, और भूपेश बघेल भी अच्छा प्रचार कर रहे हैं। पिछली बार भूपेश बघेल को बदनाम करके चुनाव बीजेपी ने जीता था, भूपेश बघेल के खिलाफ सारी चीजें गलत साबित हुई थी, तो इन सब चीजों का भी असर रहेगा। और छत्तीसगढ़ में तो हमें लगता है 6-7 मतलब 6 और 5 का फर्क रहेगा, जैसे झारखंड में हम देख रहे हैं बराबरी का, वैसी टक्कर यहाँ भी है जी। हरियाणा सर? हरियाणा वो प्रदेश है जिसमें तो ये भी अगर कह दें कि 10 में 10 सीट बीजेपी लूज कर रही है तो बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि हमने 1 सीट की गुंजाइश इसलिए छोड़ी है क्योंकि गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में कोई एक सीट वो जीत सकती है। कोई एक सीट बस जा रही है हरियाणा में, बस क्यों तीनों ही हार सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमने 10 में 1 की गुंजाइश छोड़ी कि शायद कोई सीट ये जीत जाए, क्योंकि सब जगह एकदम आंधी चल रही है हरियाणा में इंडिया गठबंधन। उत्तराखंड में पहले चरण में हुआ था चुनाव, आपको याद होगा, पहले दूसरे में हुआ था। 5 सीटें थी और 5 सीटों में यहाँ बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ है, बीजेपी को एज है, लेकिन एक गणेश गोंदियाल तो डेफिनेटली जीत रहे हैं, और इसके अलावा एक और सीट जीत सकती है, चाहे हरीश रावत के बेटे हो, चाहे नैनीताल हो। इस तरह से कोई एक सीट और कांग्रेस जीत सकती है। हमें लगता है कि 3-2 का ये आंकड़ा रहेगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में बराबरी की टक्कर दोनों में, हम देख रहे हैं कि 2 सीटें अगर कांग्रेस जीते तो 2 सीटें बीजेपी जीतेंगे, तो यहाँ भी बीजेपी लूज करेगी, तो यहाँ बराबरी की टक्कर है। चूंकि कंगना रनावत तो निश्चित रूप से हार रही है, ये नोट कर लिया जाए, हार रही है जी। और विक्रमादित्य वहां जीत रहे हैं, कोई संशय नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मुकाबला बराबरी का है, 2-2 सीटें दोनों दलों को मिलेंगी। ठीक है सर। असम 14 सीटें। असम में देखिए, एक मैनेजमेंट अगर हेमंत बिस्वा शर्मा का नहीं होता तो बहुत मुश्किल था एज लेना, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा का मैनेजमेंट है, इस वजह से बीजेपी को एज है। 7 सीटें हम देख रहे हैं, और इंडिया गठबंधन फिर भी 5 सीट अगर ला रही है तो ये उपलब्धि है। 5 अधिकतम परफॉर्मेंस होगा, हो सकता है 4 भी हो जाए, मैंने 5 रखा है जी। जम्मू कश्मीर सर? जम्मू कश्मीर लद्दाख में तो हालत यह है कि बीजेपी ने सब मिला के हमने किया कि 6 है, तो 6 में लद्दाख की सीट ऑब्वियस है, सब लोग पहले से ही दिख रहा है कि ये कांग्रेस जीत रही है। वहां बीजेपी को लोगों ने नकार दिया है, बीते दिनों आंदोलन हुआ था, कोई देखने नहीं गया था, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में देखें तो बीजेपी ने तो 3 सीटों पर उम्मीदवार भी नहीं दिए, कश्मीर तो झांकने भी नहीं गए, तो इधर तो एक तरफा मुकाबला है। इवन जम्मू वाले इलाकों में भी इस बार
जहां पर कि बीजेपी परफॉर्म करती थी, सीट जीत सकती थी, इस बार जीतती नजर नहीं आ रही है। और यहाँ इंडिया गठबंधन कांग्रेस भी सीट हासिल करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मिल सकता है और पीडीपी को भी मिल सकता है। कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन में ही सीटें रहने वाली हैं। दिल्ली सर, दिल्ली में 7 सीटें हैं और 7 सीटों में आप देखिए बहुत कांटे का मुकाबला है और ये कह पाना कई सीटों पर मुश्किल है कि कौन जीत रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार पक्का जीत रहे हैं और बांसुरी स्वराज भी पक्का जीत रही है। ये दो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है जो 2 टूक बोला जा सकता है। बाकी एकदम से कांटे की टक्कर है और उसमें हम जो देख पा रहे हैं कि 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, क्योंकि तो हम दिल्ली एज में दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को। सर, दिल्ली में इंडिया गठबंधन को एज का सबसे बड़ा आधार क्या है आपके हिसाब से? सबसे बड़ा आधार है कि आम आदमी पार्टी जो पहले जब लोकसभा चुनाव लड़ती थी तो लोगों को लगता था कि ये इनका सरकार गिराने में तो कोई योगदान होना नहीं है। इस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का दर्जा इस आधार पर दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओगे तो हम दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि दिल्ली से पूर्ण राज्य का दर्जा बीजेपी ने छीना है और कांग्रेस दिलाया था। तो ये एक इमोशनल इशू है। इसके अलावा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर आम आदमी पार्टी का नैरेटिव रहा है, लोकसभा चुनाव में उस नैरेटिव पर वोट नहीं मिलता था, लेकिन अब चूंकि नैरेटिव बदल गया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम सरकार में शामिल होने जा रहे हैं और कांग्रेस के साथ मिल करके है, तो पूरा वो वोट बैंक एक तरह इकट्ठा हो गया है। अब वोट बंट भी नहीं रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। तो इसलिए कि इसके बावजूद कि 50% से ज्यादा वोट मिला करती थी बीजेपी को, लेकिन अब हमें लगता है कि ये चुनाव जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 5-2 से रिजल्ट आएगा। जी। गोवा, देखिए गोवा एक ऐसी जगह है जहां पर कि नेता से पार्टियां नहीं पहचानी जाती या पार्टी से नेता नहीं पहचाने जा सकते। कोई नेता ही नहीं मिलता जो किसी पार्टी में स्थिर रहा हो, इस तरह से चलता है। जो भी दिल्ली का शराब घोटाला भी है उसका भी वहां से ही संबंध निकलता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और एनसीपी सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए गोवा में स्थिति एनडीए के पक्ष में है और निश्चित रूप से एक सीट तो जरूर जीतेंगी। जहां पर के आम तो पहले पर्रिकर का इलाका माना जाता था, वहां बीजेपी का प्रभाव है, लेकिन एक सीट इस बार इंडिया छीन लेगी ऐसा लगता है। अच्छा, त्रिपुरा सर? त्रिपुरा में कोई चुनौती नहीं है क्योंकि वहां का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ट्राइबल के साथ में, वो बीजेपी का अलायंस है और वो अलायंस कैरी हो रहा है। तो पिछली बार भी सीपीएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव में भी नतीजा नहीं मिला था। चूंकि वहां सीपीएम और कांग्रेस हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहे, तो आज तक कार्यकर्ता लेवल पर वो मिलाप हो नहीं पाया है, तो एक मजबूत चुनौती नहीं बन पाए, इसलिए इस बार भी रिजल्ट मिलने के कोई आसार नहीं है। मेघालय जो है, मेघालय में कांग्रेस थोड़ी सी धमक दिखा रही है, तो हो सकता है कि एक सीट हासिल कर ले, लेकिन एनडीए अपना बरकरार रखेगी तो एक सीट उनके पास रहना चाहिए, एक सीट छीन सकती है कांग्रेस। जी। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर के भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती, लेकिन लोकल फैक्टर्स ऐसे हो गए कि कांग्रेस की स्थिति वहां अच्छी रही नहीं, तो इस वजह से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को चुनौती नहीं है और बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में जो एनडीए कुनबा है इनका रीजनल फोर्सेस के साथ में निकाल लेंगे। जी। और सर मिजोरम में तो एक सीट है, वहां पर क्या? मिजोरम में एक सीट है और एक सीट इंडिया गठबंधन को मिलनी चाहिए इस बार। पिछले बार तो मिजो नेशनल फ्रंट के पास थी, तो इस बार हमें लगता है कि ये इंडिया गठबंधन के खाते में मिलनी चाहिए। नागालैंड? इसके बाद नागालैंड है। नागालैंड में हमें लगता है कि ये एनडीए के ही पास सीट रहने वाली है, ये एक ही सीट है और वो सीट कुल मिलाकर अगर इन छोटे राज्यों को हम थोड़ा समअप कर दें जल्दी में, तो ये है कि 11 सीट जो है इंडिया गठबंधन को मिलेगी, 1 या 2 सीट वाले प्रदेश हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, इसको हम समअप करें तो 11 सीट इंडिया गठबंधन को और 9 सीटें नहीं सॉरी 13 और 9, 13 सीट इंडिया गठबंधन को और 9 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलने वाली है। ये हमें लगता है इन छोटे-छोटे राज्यों में तो एज इंडिया गठबंधन का देख रहे हैं आप? हाँ, पिछले बार के मुकाबले इस बार एज है, क्योंकि पिछले बार 22 सीटों में
हमें लगता है, मुझे संख्या तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन 22 में ज्यादातर सीटें एनडीए के पास थी। इस एनडीए के बार पास ही थी 9 तक सर। संख्या पहुंच गई इंडिया हाँ, गठबंधन। ये तो बहुत बिल्कुल वाकई भूचा लाने वाला आकलन है। इंडिया को आपने दी है 307 और इंडिया को 204। 204 एनडीए को, जी। माफ कीजिएगा, हाँ, एनडीए को 204, इंडिया को 307। तो आपको ये 307 वाला जो हम आंकड़ा देख पा रहे हैं आपके आकलन के अनुसार, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो 307 इंडिया गठबंधन लेकर के आ रहा है? देखिए, सबसे अगर बड़ा फैक्टर, सारा एक को समअप करने की कोशिश करें तो ये सबसे बड़ा फैक्टर गठबंधन अपने आप में है, जिसने कि नैरेटिव दिया कि हम संविधान बदलने वालों को रोकेंगे, जिसने नैरेटिव दिया कि हम जनता की सियासत करेंगे। अच्छा, एक मिनट सर, एक मेरा सवाल है कि संविधान बदलने वाली बात पर क्या दलित समाज जो बीजेपी के पास चला गया था, क्या अब वो इंडिया गठबंधन पर भरोसा कर रहा है? क्या वो इंडिया गठबंधन की इस बात पर भरोसा कर रहा है कि हम आएंगे तो संविधान बचाएंगे, और बीजेपी वाले जो लोग हैं, ये एनडीए वाले संविधान बदलना चाहते हैं? तो वो क्या वाकई इस विश्वास के साथ इंडिया की तरफ आए हैं? निश्चित रूप से आए हैं। ऑल इंडिया लेवल पर तो इसका आकलन करना मुश्किल है, स्टेट टू स्टेट दिखता है। मायावती जी के उत्तर स्टेटमेंट में भी प्रदेश ये में, नजर आता है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने कहा कि परिवर्तन आ रहा है, तो परिवर्तन मायावती जी तो ला नहीं रही है, परिवर्तन इंडिया गठबंधन ही ला रहा है। तो उनका भी एक मैसेज है, उन्होंने चीजों को पहचाना है कि बीएसपी के लोग आज इंडिया गठबंधन की तरफ दिख रहे हैं, उधर वोट करते नजर आ रहे हैं। तो ये एक अट्रैक्शन दिख रहा है। दूसरे प्रदेशों में भी अट्रैक्शन है, बिहार में भी दिख रहा है कि दलित इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। तो ये दलितों का मोबिलाइजेशन इंडिया गठबंधन के साथ हुआ है, मुस्लिम का मोबिलाइजेशन हुआ है, और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का हुआ है। हाँ। इस वजह से ये बड़ा फर्क आया है, और ये इंडिया गठबंधन बनने के कारण हुआ है, राहुल गांधी की यात्राओं के कारण हुआ है, और लगातार बीजेपी के साथ में एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश के कारण हुआ है कि अंबानी अडानी की सरकार है, हमें गरीबों की सरकार बनानी है। तो सर, एनडीए तो बहुमत से बहुत दूर है सर, अब क्या होगा? निश्चित रूप से दूर है। और ये बात तो देखिए, जब सीएसडीएस का सर्वे आज से कई महीने पहले हुआ था, तभी लोगों ने कह दिया था कि महंगाई और बेरोजगारी पर वोट करेंगे। 50% से ज्यादा लोगों ने किया था। फिर भी विश्लेषक अगर कह रहे थे कि नहीं, महंगाई बेरोजगारी पर वोट नहीं होगी, तो ये एक तरफा मोहब्बत दिख रहा था सत्ता के खिलाफ। मुझे लगता है 3 महीने पहले हमें समझ जाना चाहिए था कि जनता इस सरकार के खिलाफ है। तो सर, प्रधानमंत्री रहेंगे मोदी, नहीं रहेंगे? आज तो देश का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी रहेंगे या फिर झोला उठाकर जाना पड़ेगा। अब सत्ता ही नहीं मिलेगी तो रहेंगे, इस धरती पर जरूर रहेंगे, लेकिन नहीं, सत्ता चाणक्य की बीजेपी अलग है ना सर, बाकियों से अलग है। वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, कुछ भी करके। हाँ, तो अब बीजेपी की राजनीति, विपक्ष की राजनीति थोड़ी करना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी ने तो लगातार सत्ता की राजनीति की है और विपक्ष की राजनीति की नहीं है। फिर तो झोला ही लेके जाने का समय रहेगा, चूंकि विपक्ष की राजनीति वो करेंगे नहीं, और सत्ता से जनता बेदखल कर चुकी होगी। तो क्या ये जो हम कॉन्फिडेंस लेवल का लूज होना जो देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के अंदर, क्या ये आकलन कहीं ना कहीं मोदी के टेबल पर है, शाह के टेबल पर है, इसीलिए हम लोगों को ये डिमोटिवेशन देख पा रहे हैं? रैलियों में, भाषण में लगातार उनकी बॉडी लैंग्वेज झुके हुए कंधों जैसी दिखाई दे रही है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो छुपाया भी जाता है और जोर से बोलकर छुपाया जाता है, और बॉडी लैंग्वेज के हम विशेषज्ञ भी नहीं लेकिन है। खींच दिखने लगती है, खींच। हाँ, वो खींच दिख रही है, वो झूठ बोलना दिख रहा है, झूठा भरोसा दिलाना दिख रहा है, और कभी कुछ बोलना, कभी अंबानी अडानी को ही के बारे में कुछ ऐसी बात बोल देना, कभी हिंदू मुसलमान के बारे में अप्रत्याशित रूप से बोल देना। अब तो कह रहे हैं लगातार कि हम भगवान ने ही हमको भेजा है, परमात्मा ने ही हमको भेजा है। अब वही अपने आप को आसाराम और जो भी होते थे स्वयंभू, जो लोग अपने आप को भगवान का दूत बता करके पेश करते हैं, उस कैटेगरी में ला खड़े कर रहे हैं। तो ये सब एक तरह से उस फ्रस्ट्रेशन को ही दिखाता है। तो सर, इंडिया की सरकार आ रही है मतलब? हाँ, मुझे लग रहा है बिल्कुल। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपने हमें जो समय दिया था हम उससे थोड़ा आगे आ गए, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहिए। लेकिन आपका आकलन इतना जबरदस्त है कि आपने राज्यवार सीटों का जिस तरीके से आकलन किया वो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी था। तो पहली बार ये आकलन सामने आया है जब प्रेम कुमार जी ने राज्यवार सीटों का आकलन किया है कि क्या होने जा रहा है, कौन भारी पड़ रहा है, किसकी सत्ता आ रही है। बिल्कुल साफ हो गया है
एक एक राज्य को हमने समझने की कोशिश किया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों को। नमस्कार, जय हिंद।